आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14 विराम चिन्ह। तो जब बच्चों हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें मध्य में या फिर अंत में कुछ ठहराव के लिए हम कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं विराम चिन्हों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना या फिर विश्राम करना। बोलते समय वाक्यों के बीच बीच में विराम लेना आवश्यक होता है और उसे लिखित रूप में विराम चिन्हों का प्रयोग कर दर्शाना पड़ता है, तभी हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, उसे रोको मत जाने दो और उसे रोको मत जाने दो। तो ये दो वाक्य हैं। अब यहाँ पर वो आपका ये अल्प विराम है, ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ लगाया गया है। इसमें ये क्या कह रहा है कि उसे रोको मत जाने दो, यानी ये जो बच्चा है ये जा रहा है, उसको रोको। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये आपका अल्प विराम रोको मत यानी मत के बाद अगर ये अल्प विराम लगा दिया गया तो आपका वाक्य पूरा बदल गया है, यानी उसे रोको मत जाने दो। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि उसे रोको मत, उसे जाने दो। ठीक है। तो एक अल्प विराम से ही आपके वाक्य में कितना आपका बदलाव आ गया, आपके वाक्य का अर्थ पूरा का पूरा बदल गया है। ठीक है। तो बच्चों, ऊपर दो लड़कियों ने एक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी अपनी बात कही, मगर दोनों की बात के अर्थ बिल्कुल भिन्न है। इसका क्या कारण है, आइए जानें। इसका कारण है इसमें लगे अल्प विराम का प्रयोग। ठीक है। तो उसका अल्प विराम जो है इसमें यहाँ पर लगा और इसमें मत के बाद लगाया, तो इसी से उसके वाक्य में बदलाव आ गया। एक लड़के द्वारा कही बात में उसे रोको के बाद अल्प विराम लगा है, जबकि दूसरे लड़के द्वारा कही बात में उसे रोको मत के बाद अल्प विराम लगा है। इसी के कारण इनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। वाक्य के मध्य तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए लगे निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। सबसे पहला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम इस तरह से होता है। ठीक है। दूसरा है आपका अल्प विराम। तो अल्प विराम किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है। तीसरा है अर्ध विराम। तो अर्ध विराम इस तरह से होता है। ठीक है। चौथा है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक का चिन्ह आपका यहाँ पर है। पांचवा है आपका विस्मय आदि विस्मय सूचक चिन्ह। तो विस्मय सूचक चिन्ह ये होता है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह आपके पास ये बना हुआ है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह इस तरह का होता है। मोदक चिन्ह, मोदक चिन्ह इस तरह का होता है। पोस्टर, पोस्टर इस तरह से होता है। लाघव चिन्ह इस तरह से होता है और हंस पद आपका इस तरह से होता है। ठीक है। तो सबके चिन्ह यहाँ पर इनके नाम के सामने बनाए गए हैं। अब इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ण विराम के बारे में, यानी पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों की समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आसमान में बादल छाए हैं, तो यहाँ पर ये वाक्य आपका समाप्त हो गया, तो आपने क्या कर दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। रमन विद्यालय जा रहा है, तो क्या है, ये वाक्य समाप्त हो गया। इसके बाद आपने क्या करा, पूर्ण विराम लगा दिया। इसके बाद दूसरा क्या है, अल्प विराम। तो अल्प विराम क्या है, अल्प विराम का प्रयोग बहुत कम अवधि तक रुकने के लिए वाक्यों के बीच में किया जाता है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग जब आप करते हो तो आप पूरी तरह विराम लेने के लिए आप उसका प्रयोग करते हो, यानी आपका वाक्य समाप्त हो गया और अब आपको पूरा विराम चाहिए, तो उसके लिए आप पूर्ण विराम का प्रयोग करते हो। लेकिन अल्प विराम के लिए आपको क्या है, थोड़ी अवधि के लिए रुकना होता है, उसके लिए आप अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि 5 मार्च 2018। ठीक है। पूछे पिताजी, प्रिय मित्र सुगम। इसके बाद पढ़ेंगे अर्ध विराम। तो पूर्ण विराम से आधे समय रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह दुबला पतला है परंतु कमजोर नहीं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूर्ण विराम से आधे समय तक रुकने के लिए हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। मैंने उसे डांटा नहीं, प्यार से समझाया भी। इसके बाद चौथा है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे तुम वर्षा में क्यों भीग रहे हो, तुम्हारा भाई रुड़की से कब लौटेगा। ठीक है। तो ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है। तो जब आप किसी से प्रश्न करोगे, कुछ बात पूछोगे, तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह विस्मय, शोक, घृणा, हर्ष या आश्चर्य आदि का भाव प्रकट करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, छे छे कितनी गंदगी फैला रखी है। तो क्या है, यहाँ पर किसी शोक, हर्ष, प्रसन्नता, किसी भी भाव को प्रकट करने में हम इस विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और ये हमेशा वाक्य के शुरू में ही इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये जो शब्द आते हैं ये हमेशा वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं। इसके बाद है आपका निर्देशक चिन्ह। किसी के बोले हुए वाक्यों को लिखने के पूर्व कहना, बोलना, बताना।
आदि क्रियाओं के बाद तथा निर्देश लेने वाले वाक्यों के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको हमारे राष्ट्रीय पर्व है इसके बारे में क्या करना है, निर्देश देना है, इसीलिए ये निर्देशक चिन्ह यहाँ पर प्रयोग किया गया है। खड़क सिंह, तो खड़क सिंह क्या कह रहे हैं, ये निर्देश दे रहे हैं, बाबा इस घोड़े को अब तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति कोई निर्देश देगा, कुछ बोलना चाहेगा, तो क्या है, उसके लिए ये इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका उद्धरण चिन्ह। इसे अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, पहला इखरा अवतरण चिन्ह और दूसरा दोहरा अवतरण चिन्ह। सबसे पहला है इखरा अवतरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कवि या लेखक के उपनाम में, पुस्तकों, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं के नामों में और सूक्तियों या कहावतों में किया जाता है। जैसे कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी सूक्ति, पत्रिकाओं के, समाचार पत्रों के, पुस्तकों के नाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आपका दोहरा अवतरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कहे हुए कथनों को ज्यों का त्यों बोलने के लिए या लिखने के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है, उसको ज्यों का त्यों अगर आप लिखकर या बोलकर किसी को बताए, तो उसके लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, तो ये बात किसने बोली थी, गांधी जी ने। तो जैसे उन्होंने बोली थी बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर लिखी है, तो इसीलिए इसको दोहरे अवतरण में रखा जाएगा, सत्य ही ईश्वर है। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये बात किसने कही थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कही थी। इसीलिए इसे किस में रखोगे, दोहरे अवतरण में रखोगे, क्योंकि ये बात जैसे उन्होंने कही थी बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, इसके बाद आपका है योजक चिन्ह। इसका प्रयोग दो शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे कि रात दिन, भूखा प्यासा, उठते बैठते, माता पिता, भाई बहन, रात दिन, चलते चलते, देश विदेश आदि बहुत सारे शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका कोष्टक चिन्ह। कोष्टक का प्रयोग अनेक स्थितियों में किया जाता है, जैसे कि क्रम सूचक अंकों व अक्षरों में, जैसे प्रश्न संख्या 1 का, गा, दो खा, घा और 3 डा, चा का उत्तर दो। ठीक है, ऐसे ही अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे कि बच्चा, तो बच्चा कैसा है, मुस्कुराते हुए, तो बच्चे की छवि बताने हैं कि बच्चा कैसा है, मुस्कुराते हुए बोलता है, कल फिर आना भैया। ठीक है, ऐसे ही हमीर भगोड़ा भागा हुआ। ठीक है, तो किसी के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। हमीर भगोड़ा भागा हुआ सिपाही था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कैसे होते हैं, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को हम किस तरह से लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो क्या है, किसी शब्द के बारे में हम पूरा ना लिख के उसका पहला वर्ण लिख के उसके आगे हम ये छोटी सी जीरो लगा देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाघव चिन्ह कहेंगे। ठीक है, ऐसे पंडित के लिए हम क्या कर देते हैं, पंडित, इस तरह से हम ये लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर के लिए भी कृपया प्रश्न उलटिए, तो प्र और उ। ठीक है, तो इस तरह से लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका हंस पद। इसके बाद आता है आपका हंस पद। तो हंस पद चिन्ह का प्रयोग आप कब करते हैं, लिखते समय जब कोई शब्द या शब्दांश छूट जाता है तो यह चिन्ह तब लगाया जाता है। तो इस चिन्ह का प्रयोग आप तब करते हैं जब आपसे लिखते हुए कोई शब्द छूट जाता है। जैसे कि अरुण ने माँ को पत्र लिखा, तो यहाँ पर पत्र लिखना आपका छूट गया था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और ऊपर हम इस शब्द को लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद है मैं प्रतिदिन डैश करने जाता हूँ, यानी यहाँ पर सैर लिखना जो है आप भूल गए थे, तो आप क्या करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर इसके थोड़ा सा ऊपर आप इस शब्द को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हंस पद शब्द जो है, हंस पद चिन्ह जो है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारे वाक्य में कोई शब्द लिखने से छूट जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने अपने 11 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा है। 11 विराम चिन्हों का प्रयोग आप कब कब किस किस अवस्था में कैसे कैसे कर सकते हैं, यानी आपके वाक्य में ठहराव या रुकाव के लिए हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं और किस विराम चिन्ह का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और कहाँ किया जाता है, वो हमने इस पाठ में पढ़ा है। तो आप अभ्यास में इन्हें फिर से पढ़ेंगे और एक छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे जिनमें इन विराम चिन्हों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आज ये पाठ हमारे यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ।